हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 10 साइंस। और यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इससे पहले देखिए, बड़ी प्यारी सी कोटेशन दे रखी है मार्टिन एल फिशर की, एच फिशर की। उन्होंने क्या बोला है कि फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर। वो क्या कहते हैं कि केवल फैक्ट्स साइंस नहीं है, वो फैक्ट्स प्रूव कैसे किए जाते हैं, दैट इज साइंस। सो साइंस एंड केमिस्ट्री या फिजिक्स जो भी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट what you study learn that, it's all about वो चीज बनी कैसे थी और उसको यूज करके आप नई चीजें क्या बना सकते हैं, that is all about science. So chemical reaction and equation. अब देखिए, ये जो चैप्टर है दो वर्ड से बना है। फर्स्ट वर्ड है यहाँ पर केमिकल रिएक्शन और दूसरा वर्ड है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब होता है? केमिकल रिएक्शन के अंदर आप ये देखिए, आपने बचपन में दो टाइप के चेंजेस पढ़े थे। फर्स्ट चेंज वाज फिजिकल चेंज एंड सेकेंड चेंज वाज केमिकल चेंज। वेरी गुड। फिजिकल चेंज कौन से चेंज थे? जो थे रिवर्सिबल, यानी कि जिनको दोबारा से उस पोजीशन में पहुंचाया जा सकता है जैसे वो थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि पानी गर्म किया गया तो पानी वापस से ठंडा हो सकता है, तो दैट इज फिजिकल चेंज। पर अगर मैं कहूँ कि जो दूध था उसकी हमने दही बना दी, तो क्या दही से आप वापस से दूध बना पाओगे? आप मार लो, पीट लो, उसे कुछ भी कह दो, बट वापस वो दही से दूध नहीं बन सकता है विदाउट एनी केमिकल प्रोसेस। तो दिस इज व्हाट, दिस इज केमिकल चेंज। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाती है? एनी चेंजेस दैट अकर केमिकली, कि वो सारे चेंजेस जिसके अंदर केमिकली चेंज हो जाता है, केमिकल चेंज होता है, वो सब केमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं। और केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब है? जब उस रिएक्शन को आप इक्वेशन की फॉर्म में लिख देते हैं तो वो चीज केमिकल इक्वेशंस कहलाती है। क्लियर है? अब डेली लाइफ का इन्होंने कुछ कुछ एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे ग्रेप्स फर्मेंट हो गए। अब फर्मेंटेड ग्रेप्स क्या वापस से नॉर्मल हो सकते हैं? आंसर इज नो। फूड कुक हो गया, वापस से कच्चा कर दोगे कि भाई साहब आलू पका रहे थे, आलू उबाल रहे थे, आलू तो उबल गया, वापस इसको कच्चा कर देते हैं या ज्यादा यूज में नहीं आएगा? नहीं भैया, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता। हमारा रेस्पिरेशन, हमारा डाइजेशन, ये सब कुछ केमिकल चेंज का ही एग्जाम्पल दे रखा है। अब देखिए, ये एक भैया है, इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने एक बर्नर पकड़ रखा है, एक टोंग पकड़ रखा है। टोंग क्या होता है? अमीरों का चिमटा कह लो आप इसे। टोंग से इन्होंने मैग्नीशियम रिबन को क्या करा, बर्न किया, और बर्न करते ही वो ऐश फॉर्म में चेंज हो गया, यानी कि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। सो आप ये देखिए, मैग्नीशियम रिबन का मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। दिस इज व्हाट टाइप ऑफ चेंज? दिस इज केमिकल चेंज। एक क्वेश्चन हमारा ये आता है कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको बर्न करने से पहले क्या करना पड़ता है? उसको बर्न करने से पहले साफ करना पड़ता है। क्यों साफ करना पड़ता है? ताकि वो कंप्लीटली अच्छे से बर्न हो जाए। सो दिस वाज द एक्टिविटी। उसके बाद ये बोलते हैं कि केमिकल चेंजेस अकर होने के लिए क्या क्या चीज होनी जरूरी है? या तो स्टेट चेंज हो जाए, या कलर चेंज हो जाए, या कोई गैस इवॉल्व हो, या टेम्परेचर चेंज हो जाए। अब किस तरीके से क्या है? अब देखिए, केमिकल इक्वेशन में इन्होंने क्या बताया कि पहले जो उन्होंने एक्टिविटी करी, उस एक्टिविटी के बेस पे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न करके क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब कोई भी इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड वाली चीज होती है ना, वो हमेशा कहलाती है रिएक्टेंट, और लेफ्ट हैंड साइड वाली जो चीज है वो हमेशा क्या कहलाती है? प्रोडक्ट कहलाती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास याद है, बचपन में पढ़ा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो एनर्जी है ना, उसको ना आप क्रिएट कर सकते हो ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उसका सिर्फ फॉर्म चेंज होता है। ऐसे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो उसका फॉर्म चेंज होता है, कुछ भी यहाँ पर वेस्ट नहीं होता है। क्लियर है? अब किसी भी केमिकल इक्वेशन को राइट कैसे करते हैं? तो जो भी चीज आप मिक्स कर रहे हो दूसरी चीज में, बीच में प्लस का साइन आता है, और जो भी रिएक्टेंट बनेगा उससे पहले ऐसे हम एरो का साइन बनाते हैं। तो सो लाइक Mg प्लस O2 गिव्स MgO। सो दिस वाज दिस। अब केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, ये हम अभी इसे आराम से लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले देखिए कि केमिकल जो रिएक्शन होती है, केमिकल इक्वेशन के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली अगर हम टाइप में इसको डिवाइड करें तो देयर आर 5 टाइप्स। 5 टाइप्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला टाइप होता है कॉम्बिनेशन। अब देखिए, टाइप को हम बहुत अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से समझेंगे। टाइप्स। अब बेटा आप जिस भी क्लास में हैं, जहाँ पर भी हैं,
आपने ये कॉम्बिनेशन अपने आसपास देखे ही होंगे, ऐसे टाइप देखे ही होंगे। पहला टाइप है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया। मान लो ये एक आपका एलिमेंट या फिर कंपाउंड था और ये आपका दूसरा एलिमेंट या फिर कंपाउंड था। अब अगर इनका कॉम्बिनेशन हो जाता है, अभी यहाँ पे क्या है, पहले कॉम्बिनेशन नहीं है, अभी यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन अगर इनका कॉम्बिनेशन हो जाता है यानी कि दिस प्लस दिस गिव्स कुछ नया ही कॉम्बिनेशन बन गया, यानी कि एक दूसरे से ये कंबाइन हो गए, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि आपस में दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट या कंपाउंड जब मिलके एक बन जाते हैं, then it is called combination reaction. Very good. तो फर्स्ट टाइप क्या है हमारा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये गोलू था, ये हमारी गोली थी, ये गुलगुली बन गए, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए हमारा सेकेंड टाइप क्या होता है। सेकेंड टाइप इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो लोग थे, या एक तरीके से आप कह सकते हो एक कंपाउंड था, और उस कंपाउंड का जब तोड़ निकल आता है, जब वो ब्रेक हो जाते हैं, यानी कि था ये एक बट ब्रेक होके जब ये दो या दो से ज्यादा में डिवाइड हो जाते हैं, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, तो हम उसको बोल देते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि पहले क्या थे, एक थे, लेकिन अब ये ब्रेक होके दो में टूट गए, दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बाकी दुनिया भर की चीजें नहीं समझ में आती। अब थर्ड टाइप का रिएक्शन है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओ माय गॉड, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल टाइप ऑफ रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ये आपका एक कंपाउंड था, ये एक साथ थे, दोनों बहुत खुश थे, खुश लग नहीं रहे हैं बट मान लो खुश थे, और एक बीच में प्लस करके ये तीसरा कोई एलिमेंट या कंपाउंड था। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाता है कि पहले तो ये जोड़ी थी और ये अकेला था, बट डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या हो जाएगा, ये जोड़ी बन जाएगी और ये बेचारा क्या रह जाएगा, वेरी गुड, ये बेचारा अकेला रह जाएगा। यानी कि गोली ने गोलू को डिस्प्लेस कर दिया, किसके लिए, कैप्सूल के लिए। तो दिस इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब गोलू गाना गाएगा, कौन सा गाना गाएगा, मुझको तो तेरी बेवफाई मार डालेगी। ये रो भी रहा होगा बट अब कुछ कर भी नहीं पा रहा होगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ टाइप इज माय फेवरेट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाउ इट इज इंटरेस्टिंग कि मान लो ये एक जोड़ी थी, सॉरी ये एक कंपाउंड था, जोड़ी भी कह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और ये एक कंपाउंड था, अरे ये कंपाउंडी के बाल तो बना दे। तो अब क्या हुआ इनके बीच में, इसका अब डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, इसकी जोड़ी बन गई इसके साथ और इसकी जोड़ी बन गई इसके साथ। समझ में आ रहा है, इन्होंने अपने पार्टनर्स ही एक्सचेंज कर लिए। तो जब ऐसे ही कोई भी कंपाउंड अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज कर लेता है, यानी कि कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स है वो पार्टनर्स एक्सचेंज कर लेते हैं, तो वो सिचुएशन कौन सी कहलाती है, वो कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वेरी गुड। फिफ्थ टाइप का रिएक्शन है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। इसके अंदर दो लोग आते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। बेटा ये बहुत लंबी कहानी है, बहुत पहले की बात है, एक रिडॉक्स नाम का खानदान हुआ करता था। उस खानदान ने दो सपूतों का जन्म दिया, एक का नाम था ऑक्सीडेशन और दूसरे का नाम था रिडक्शन। बेटा थे तो एक ही खानदान के, पर ये थे एक दूसरे के एकदम कट्टर दुश्मन, मतलब कट्टर कट्टर कट्टर, उससे भी कट्टर दुश्मन। किस तरीके से, मान लो ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन क्या कहता है, उस ऑक्सीडेशन के नाम में ऑक्सीजन है, यानी कि मैं गेन करूंगा ऑक्सीजन। इसने कहा अच्छा तो ऑक्सीजन गेन करेगा तो मैं लूज करूंगा ऑक्सीजन। वेरी गुड।
अब ऑक्सीडेशन कहता है मैं लूज करूंगा हाइड्रोजन, तो रिडक्शन कहता है मैं गेन करूंगा हाइड्रोजन। अब भैया बड़ी लड़ाई इनकी। ऑक्सीडेशन कहे कि मैं लूज करूंगा, मैं ऑक्सीडेशन कहता है कि आई विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन कहता है आई विल गेन इलेक्ट्रॉन्स। और इस तरीके से तमाम इनकी लड़ाइयां चलती है। याद कैसे रहेगा क्या क्या? ऑक्सीजन में, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन वर्ड आ रहा है तो ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है, ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। तो एक दूसरे के क्या है? एकदम कट्टर दुश्मन है, अपोजिट है, एकदम एक दूसरे को मार के खाने के लिए तैयार है ये, आप ये समझिए। तो बिल्कुल अपोजिट है, ये कुछ कहेगा तो ये कुछ कहेगा। समझ में आई? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दीज आर नॉट भाई भाई, these are दुश्मन्स। वेरी गुड, what are these? दुश्मन्स, दुश्मन। सो ये थे हमारे 5 टाइप के रिएक्शन। 2 छोटे छोटे टॉपिक और हैं हमारे। एक टॉपिक है हमारा कोरोजन और एक टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी। वेरी गुड। कोरोजन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का इम्प्योर फॉर्म बन जाना, एक तरीके से जंग लग जाना। अब ये अनिल कपूर वाला नहीं है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। अरे चुप रहो। हाँ ठीक है ठीक है। तो ये वो वाला जंग नहीं है, ये जंग है जैसे आयरन के ऊपर कोरोजन हो जाना, ये किसी भी मेटल के ऊपर जब कोरोजन हो जाता है तो उसको कोरोड फॉर्म, उसका इम्प्योर फॉर्म बोल देते हैं। और एसिडिटी किस पे होता है? ये खाने की वस्तुओं पे होता है। भाई आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका कई बार ऐसी गड़बड़ हो जाती है कि 3-4 दिन बाद टिफिन खुलता है। अब टिफिन में पराठे के साथ एक लेयर और मिलती है ऊपर आपको फंगस की, लाइक पता नहीं कितनी गंदगी कहाँ से आती है। और उसको देख के आप तो सैड हो जाते हो कि ओ माय गॉड ये मेरा लंच था। बट इमेजिन उस समय आपकी मम्मी का फेस क्या हो रहा होता है कि भाई रेंसिड मेरा खाना सब सत्यानाश कर दिया। तो इस रेंसिडिटी से बचने के उपाय क्या है? तो ऐसे ही हमारे गोलू भैया थे, वो बड़े परेशान थे रेंसिडिटी से, वो अपना टिफिन निकालना ही भूल जाते थे, जिसकी वजह से उनके टिफिन में कई बार फंगस लग जाती थी। तो उन्होंने बहुत तपस्या करी भगवान की, तब जाके भगवान ने कहा बेटा रेंसिडिटी से बचा भी जा सकता है। तो उन्हें पूछा हाँ भगवान सच में ऐसा है क्या? तो बेचारी की गोलू की आंखों में आंसू आ गए बेटा ये सोच के कि हाँ भगवान मैं तो बड़ा परेशान था इस चीज से, आप मुझे बताइए। ने कहा बेटा हल्दी का नाम सुना है? टर्मरिक। हल्दी वर्क एज एन एंटीऑक्सीडेंट, इसलिए हम उसको खाने में मिक्स करते हैं। दूसरा, आप खाने को फ्रिज में रख दो, रेफ्रिजरेटर में रख दो, जिसकी वजह से वो बचा रहेगा कुछ समय तक। ऐसा नहीं एक एक साल तक फ्रिज में रख के फिर 1 साल पुराना केक खा रहे हैं, वाओ दैट्स वेरी टेस्टी, ऐसा भी नहीं करना है। उसके अलावा आपने जो चिप्स वगैरह के पैकेट देखे होंगे, हाँ जी वही चिप्स के पैकेट, 5 रुपए में 4 चिप्स मिलते हैं जो, वो क्या रहते हैं? एयर टाइट रहते हैं। एयर टाइट सिर्फ इस वजह से नहीं कि लोग बेवकूफ बनेंगे पैकेट देख के, इस वजह से भी होते हैं, मतलब इस वजह से ही होते हैं कि उसके अंदर का जो खाना है वो क्या रहे? सेफ रहे, उसको उसके अंदर रेंसिडिटी ना आए। तो दिस वाज रेंसिडिटी एंड कोरोजन। सो अब जो हमने सारी रिएक्शंस देखी हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। उससे पहले चैप्टर हम देखते हैं ये केमिकल रिएक्शन, कंपोजिशन, सब सारी चीजें हैं। अब इसके रिएक्शन को हम थोड़ी सी डिटेलिंग में देखने की कोशिश करते हैं। अब क्या है, जो पहला हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर बहुत सारे रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सबसे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है CaO। CaO को क्विक लाइम भी बोलते हैं, प्लस H2O। ये क्या देगा? ये देगा CaOH का होल ट्वाइस, और दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जहां पर भी OH हो वो हमेशा हाइड्रोक्साइड ही होगा। तो अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है हमारा, और ये क्विक लाइम है, इसको स्लेग लाइम भी बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिक्स करें तो क्या बन जाता है हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका यूज कहाँ पे है? घर में जब वाइट वॉश होती है, पेंट वगैरह होता है, तो हम इसी का ही यूज करते हैं। और जैसे पेंट हुई घर में तो क्या आप तुरंत उसके पेंट होते ही काम करना शुरू कर देते हो कि हाँ भाई ये वाइट वॉशिंग तो हो गई, तुरंत तुरंत पेंट कर लो? नहीं भैया, हम उसके बाद रुकते हैं। क्यों रुकते हैं? वेरी गुड, क्योंकि पेंट सूख जाए? नहीं भैया, सिर्फ ये रीजन नहीं होता है, क्योंकि जब CaOH के होल ट्वाइस को आप ओपन छोड़ देते हो तो वो CO2 के साथ रिएक्ट करता है जो कि एनवायरमेंट में मौजूद है, जिससे वो क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3
प्लस H2O इवेपोरेट हो जाता है, हमें दिखता भी नहीं है। सो CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट हमारी वॉल से क्या होता है, जैसे ये हमारी वॉल है तो कैल्शियम कार्बोनेट उससे चिपक जाता है, जिसकी वजह से अगर आप उसके ऊपर पेंट कराओगे तो वो बहुत जल्दी हटेगा नहीं, और थोड़ा सा अभी तो और चलेगा, अभी तो और टिकेगा। वेरी गुड, इसकी वजह से हम पेंट में इसका यूज कर देते हैं। अब हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखा था अभी कुछ सालों पहले, अभी देखा था 5 मिनट पहले। तो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या था, किसी भी चीज का टूट जाना, बिखर जाना, तबाह हो जाना। पर क्या कोई चीज टूटती अकेली है? सोचो इस चीज को, क्या दुनिया में आज तक कोई भी चीज अकेले टूटी है? आंसर इज नो। टूटने के लिए आपको कोई ना कोई जरिया चाहिए। तो ऐसे ही डिकम्पोजिशन में किसी भी चीज को टूटने के लिए 3 जरिए चाहिए, इनकी ही प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होगा। पहला क्या होता है, हीट, जिसको हम बोल देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह बोल देते हैं। और तीसरा होता है सनलाइट, जिसको हम फोटो डिकम्पोजिशन बोल देते हैं। इन तीनों की प्रेजेंस में ही डिकम्पोजिशन होगा, इन तीनों की प्रेजेंस में ही जो चीजें हैं वो टूटेगी। हीट में थर्मल डिकम्पोजिशन का अगर आप एग्जाम्पल देखो तो इससे पहले एक स्टोरी समझो। ये कोई भी कंपाउंड है जो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, और ये है आंटी, और ये ऐसी आंटी है जिनसे दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। तो ये कुछ जादू करती हैं, और इनके कुछ जादू की वजह से जो इसकी खुशियां होती है वो टूट जाती है, बिखर जाती है। अब ये जो बंदा था, ये बंदा था FeSO4। ये अपने जिंदगी में बहुत खुश था, पर आंटी से खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने हीट को कैटलिस्ट बना दिया, उन्होंने हीट यूज करी इसके ऊपर, जिसकी वजह से बेचारा टूट गया, बिखर गया, तबाह हो गया। और तबाह होने के बाद ये क्या बन गया, ये बन गया Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। थर्मल डिकम्पोजिशन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट उससे भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल है कि FeSO4 को अगर आप हीट करोगे तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO4 नहीं, SO3 किसने लिख दिया, ये मैंने ही लिखा था, सॉरी। तो दिस इज SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक और बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है इसका, CaCO3 अपनी जिंदगी में बहुत खुश, आंटी से खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने वापस से हीट कैटलिस्ट बना दिया, और इससे क्या बना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत बढ़िया। अब देखिए, जो डिकम्पोजिशन था उसका एक टाइप तो थर्मल था, दूसरा क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटेड में आपको इलेक्ट्रोलाइसिस दे रखा है। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस बेटा, दुनिया भर का इंपॉर्टेंट है। एक NCERT में आपको एक्टिविटी 1.7 में दे रखा है ये आपको, और बड़ा लंबा चौड़ा सा हिसाब दे रखा है, पता नहीं है क्या, पर बहुत सिंपल है, 2-3 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि पहले भाई साहब एक प्लास्टिक का मग्गा लो। हमने ले लिया, उन्होंने कहा प्लास्टिक के मग्गे में नीचे 2 होल कर दो, हमने कर दिया। फिर ये क्या कहते हैं, नीचे ग्रेफाइट की रॉड लगा दो, हाँ जी हमने लगा दी। फिर ये क्या कह रहे हैं कि इसको रबर स्टॉपर से इसको पिंच कर दो ताकि ये निकले ना, हमने यहाँ पे रबर स्टॉपर लगा लिया। समझ में आ रहा है ना बेटा, पहले प्लास्टिक भी कर लिया, नीचे होल किया, फिर हमने यहाँ पे ग्रेफाइट लगा के रबर स्टॉपर लगा लिया। फिर ये कह रहे हैं इसको 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दो। ठीक है जी, हमने बीच में स्विच लगा दिया और इसको हमने 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बहुत अच्छे। उन्होंने कहा जी ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट किया तो ये साइड क्या है हमारी, कैथोड, और ये साइड क्या है हमारी, एनोड। बहुत अच्छे। फिर ये क्या कह रहे हैं कि इस प्लास्टिक के बीकर में आप यहाँ पर पानी भर के एक टेस्ट ट्यूब डाल दो। ठीक है जी, हमने पानी भरी, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब यहाँ पे चिपका दी, इसमें भरा था हमारा पानी। और थोड़ा सा पानी आप क्या करो, इसमें भी भर दो। हमने कहा ठीक है जी, हमने यहाँ पर भी पानी भर दिया। इन्होंने कहा पानी में आप हल्का सा 1 बूंद H2SO4 का मिला दो। ठीक है जी, उन्होंने कहा हमने 1 बूंद ये H2SO4 मिला दिया। क्वेश्चन आता है H2SO4 क्यों मिलाया, क्योंकि प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको थोड़ा सा अच्छा कंडक्टर बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा H2SO4 मिला दिया। अब ये क्या कह रहे हैं, स्विच ऑन कर दो। ठीक है जी, हमने स्विच ऑन कर दिया। अब कहते हैं वेट करो, दूर 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 वेटिंग। वेरी गुड। बहुत सारा वेट करने के बाद अब हमको इंतजार है हमारे रिजल्ट का कि रिजल्ट क्या आया। तो रिजल्ट इस तरीके से आया कि ये जो पूरा वाटर था ये बबल बन गया।
ओ माई गॉड, ये बबल बन गया। व्हाट जस्ट हैपन? दिस हैपन कि H2O बिकम्स H2 प्लस O2। वाटर जो था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बन गया। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें कैसे पता चलेगा? तो बेटा ध्यान से देखो, जो एनोड है उस पे जो बनेगा वो बनेगा ऑक्सीजन, और जो कैथोड है उस पे बनेगा हमारा हाइड्रोजन। अब हमें ये चीज याद कैसे रहेगी? तो एनाबेला सांस ले रही थी, एनाबेला ऑक्सीजन ले रही थी, इससे आप याद रख सकते हो। अब ठीक है जी, मैंने बता दिया, आपने मान लिया, पर बीच में से किसी ने पूछा, मान लो अल्लाउद्दीन खिलजी ने पूछा कि मैम मैम ये बताओ हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्सीजन है, टेस्ट कैसे करें? तो बेटा ये ऑक्सीजन की टेस्ट ट्यूब, ये हाइड्रोजन की टेस्ट ट्यूब, बीच में मैंने यहाँ पे लगा दी आग, ये मान लो फ्लेम है। अब फ्लेम को अगर आप ऑक्सीजन के पास लेके जाओगे तो फ्लेम बढ़ जाएगी। फ्लेम को आप ऑक्सीजन के पास लेके जाओगे तो फ्लेम बढ़ जाएगी, और अगर इसी फ्लेम को आप हाइड्रोजन के पास लेके जाओगे तो हाइड्रोजन के बबल पॉप 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 करके टूटेंगे। तो हाइड्रोजन के बबल हमेशा पॉप साउंड देते हैं। तो इस तरीके से ये आपका एक प्यारा सा रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन का। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल देखिए, तो एक ही प्यारा सा एग्जाम्पल है यहाँ पे, दैट इज AgCl। और AgCl को सनलाइट में एक्सपोज करने के बाद बनता है AgCl को सनलाइट में एक्सपोज करने के बाद बनता है Ag प्लस Cl2। ऐसे ही जो हमारा AgBr होता है उसको सनलाइट में एक्सपोज करने के बाद, ये बीच में कैटलिस्ट कौन है? सनलाइट। यहाँ पे बनता है Ag प्लस Br2। और ये दोनों ही इक्वेशन यूज किस में की जाती है? ये यूज की जाती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। वेरी गुड। सो दिस वाज हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट में हम देखे, डिस्प्लेसमेंट का हम देख चुके थे, A प्लस बी सी गिव्स AC प्लस बी। सो डिस्प्लेसमेंट का एक प्यारा सा रिएक्शन लेते हैं, कोई सा भी, Fe प्लस CuSO4। तो CuSO4 के साथ बहुत खुश था, पर बीच में Fe आया तो ये FeSO4 प्लस Cu रह गया, तनहा कौन बचा? Cu। अब एक और रिएक्शन देखिए इसकी, Zn प्लस CuSO4। अब ये क्या देगा हमें? ये देगा हमें Zn, सॉरी राइटिंग थोड़ी गंदी हो गई, वैसे कौन सा अच्छी आ रही थी, पर फिर भी ये देगा हमें ZnSO4 प्लस Cu। अब यहाँ पे फिर से तनहा कौन रह गया? Cu। एक और रिएक्शन देखते हैं, इसमें Pb प्लस CuCl2, ये क्या गिव कर रहा है हमें? ये हमें गिव कर रहा है PbCl2 प्लस Cu। अब वापस से तनहा कौन रह गया? Cu को तो अब फांसी ही लगा लेनी चाहिए, चलो कोई बात नहीं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल देखते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पार्टनर्स एक्सचेंज हो जाते हैं, बहुत अच्छे। तो यानी कि Na2SO4 प्लस BaCl2, ये क्या देगा? ये हमें दे देता है BaSO4 प्लस NaCl। बहुत अच्छे। Na किसके साथ चला गया? Cl के साथ चला गया, और SO4 किसके साथ चला गया? Ba के साथ चला गया। तो दिस वाज अबाउट डिस्प्लेसमेंट। अब आता है रिडॉक्स, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। इसका एक क्वेश्चन आता है आपका 4 नंबर का, बड़े ही महंगे क्वेश्चन में से एक है, कुछ नहीं पूछता वो आपसे, वो आपको एक रिएक्शन देगा, उसमें से बताएगा ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, रिड्यूसिंग एजेंट कौन। तो फटाफट से 2 मिनट में समझते हैं, बहुत ही ईजी है। एक कोई सी भी इक्वेशन लिख देते हैं, जैसे कि CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। बेटा आप में से किस किस ने टैटू बनवा रखा है? नहीं बनवा रखा है तो पेन से ही अपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से आता है, हमेशा रिएक्टेंट से आता है। आंसर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से आएगा, ये जहां चाहे वहां लिख दो आप। बच्चे क्या गलती करते हैं, राइट हैंड साइड से आंसर लिख देते हैं, बट ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारा आंसर हमेशा किधर से आएगा? लेफ्ट हैंड साइड से। अब देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था? ऑक्सीजन मिलना। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला है, बट राइट हैंड साइड पे इसको क्या हुआ? ऑक्सीजन मिल गया। तो ऑक्सीडेशन हुआ किसका? जिसको ऑक्सीजन मिला ना, तो किसको मिला ऑक्सीजन? H2 को, और आंसर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से। तो H2 यहाँ पे अकेला था, बट यहाँ पे उसको ऑक्सीजन मिल गया, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? H2 का। ऐसे ही रिडक्शन बताइए किसका हो रहा है? रिडक्शन यानी कि जिसके पास पहले जो था
ऑक्सीजन था, Cu के पास था ना, बट इस साइड जाके बेचारा क्या रह गया, अकेला Cu। तो रिडक्शन किसका हो गया, Cu का, नहीं CuO का। आंसर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से। वेरी गुड। ऑक्सीडेशन H2 का, रिडक्शन CuO का। एक बार और समझिए, CuO प्लस H2 गिव CO प्लस H2O। H2 यहाँ पे अकेला था, बट इस साइड ये H2O बन गया, यानी कि इसको ऑक्सीजन मिल गया, तो ऑक्सीडेशन किसका, H2 का। ऐसे ही CuO था, इसके पास से ऑक्सीजन चला गया, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका, CuO का। एक चीज और याद रखना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो बराबर होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आपसे ये चारों चीजें क्वेश्चन में पूछेगा और आप बहुत आराम से ये चीज बता पाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर है। इस चैप्टर में आई हैव ट्राइड टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। सो अगर आप चाहते हैं साइंस की सीरीज भी कंटिन्यू रहे, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, साइंस की ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलती हैं, दैट इज़ ऑन स्काइप। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन के साथ अपना मेल आईडी अटैच कर रही हूँ, आप उस पर ईमेल करके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।